हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉन्ड्री में मॉइस्चर टेस्ट कैसे किया जाता है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मॉइस्चर का रोल क्या है, मॉइस्चर क्यों ज़रूरी है, मॉइस्चर एडिशन से क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो स्किप मत कीजिए और एंड तक पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। सो लेट्स बिगिन। अभी कंटेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेंगे। एडिटिव्स फॉर मोल्ड मेकिंग, एक मोल्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पर्पज़ ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर ग्रीन सैंड में क्यों ज़रूरी है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट है इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मॉइस्चर टेस्टिंग, मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो हम आगे जानेंगे। मॉइस्चर टेस्टिंग प्रोसीजर, मॉइस्चर कैसे किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा। मॉइस्चर टेस्टिंग फार्मूला, मॉइस्चर टेस्ट करने के बाद वो कैसे फार्मूला में एडअप करके कैलकुलेशन किया जाएगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताऊंगा। और इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर एडिशन से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले देखेंगे कि एडिटिव्स फॉर मोल्ड मेकिंग, एक ग्रीन सैंड मोल्ड बनाने के लिए कौन से एडिटिव्स की हमें ज़रूरत है। तो पहले है रिटर्न सैंड, ये एक यूज्ड सैंड होती है। दूसरे फ्रेश सिलिका सैंड, ये फ्रेश सैंड एडिशन किया जाता है। थर्ड वन है बेंटोनाइट, ये बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोल्डस्ट और लस्ट्रॉन, ओके, ये कास्टिंग का सरफेस फिनिश इम्प्रूव होने के लिए इसका ज़रूरी होता है। और फाइनली है वाटर, वाटर एक ये भी एक बाइंडिंग एजेंट है जो सैंड ग्रेन्स को बाइंड करता है, अच्छी तरह से बाइंड करता है। तो अभी इस वीडियो में हम सिर्फ वाटर क्यों ऐड किया जाता है वो देखेंगे। तो अभी देखेंगे कि मॉइस्चर का पर्पस क्या है। द मेन रोल ऑफ द मॉइस्चर इन ग्रीन सैंड इज टू बाइंड द सैंड पार्टिकल्स टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि मॉइस्चर का हर एक सैंड पार्टिकल्स को बाइंड करने के लिए एक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड शुड बी प्रॉपरली कंट्रोल्ड, मतलब जो हम वाटर ऐड करेंगे वो एक स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया जाएगा, उसी स्पेसिफिकेशन के आधारित पर वो होना चाहिए। वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और उससे कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा एक प्रॉपर मोल्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है द मॉइस्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्पैक्टिबिलिटी ऑफ द सैंड, इसका मतलब है जैसे ही हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो हमारी कॉम्पैक्टिबिलिटी आल्सो बढ़ेगी, और जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगी वैसे ही हमारी कॉम्पैक्टिबिलिटी घटती चली जाएगी और वो प्रॉपरली हमारा मोल्ड नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है यूजुअली द मोल्डिंग सैंड मॉइस्चर टिपिकल रेंज फ्रॉम 2.8 to 4%, बट इट विल वेरी फाउंड्री टू फाउंड्री। एक मॉइस्चर का एक टिपिकल रेंज है कि 2.8 से 4% तक मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये फाउंड्री टू फाउंड्री इसका स्पेसिफिकेशंस अलग होता है। तो अभी देखेंगे कि मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए कौन से इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत है। तो पहले है डिजिटल वेइंग मशीन,
जो हमको सैंड वे करके लेना है, ठीक है। तो इस डिजिटल मशीन के हेल्प से हम सैंड मेजर कर सकते हैं। तो इसका ज़रूरी होता है सैंड वेट मेजर करने के लिए। सेकेंड वन है हॉट एयर ओवन। जो हम सैंड लेते हैं वो उसका मॉइस्चर इवापोरेट होना चाहिए, और ये एक हॉट एयर ओवन है। ये सैंड, हमारा जो सैंड है इस हॉट एयर ओवन में रखा जाएगा 1 घंटे के लिए। तो उसके बाद उसका मॉइस्चर पूरी तरह से निकल जाएगा। तो ये ओवन उसी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट वन है डेसिकेटर, ठीक है। हम जैसे ही इस हॉट एयर ओवन से हम जैसे ही सैंड निकालेंगे, ठीक है, सैंड का प्लेट जो निकालेंगे, वो इसके बाद इसको बाहर हम एटमॉस्फेयर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर फिर से वो सैंड में चला जाएगा, तो हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। तो इसके लिए हम जैसे ही इस हॉट एयर ओवन से सैंड निकालेंगे, वो प्लेट इस डेसिकेटर में रखा जाएगा, ताकि इसका एटमॉस्फेयर के साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं रहेगा। और ये एक 15-20 मिनट के लिए रखा जाएगा। उसके बाद इस डेसिकेटर से बाहर निकाल के फिर से हम इस वेइंग मशीन में रख के हमको फाइनल वेट लेना पड़ेगा। अभी देखेंगे मॉइस्चर टेस्टिंग प्रोसीजर। तो मॉइस्चर टेस्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए ये IS 1918 1966 का एक स्टैंडर्ड है, उसी आधारित पे हम मॉइस्चर टेस्ट करते हैं। अगर आपको ये स्टैंडर्ड आपको देखना है तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि मॉइस्चर टेस्ट कैसे किया जाता है, उसका स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर बताऊंगा। अभी देखिए कि फर्स्ट क्या है, कलेक्ट द सैंड सैंपल फॉर मॉइस्चर टेस्टिंग। मतलब जहाँ से सैंड का मॉइस्चर चेक करना है उस एरिया से सैंड कलेक्ट करना है। सेकंड है वे द 100 ग्राम सैंड, वो हमारा इनिशियल वेट रहेगा W1 इन डिश बाय यूजिंग डिश और प्लेट बाय यूजिंग डिजिटल वेइंग मशीन, ठीक है। तो ये पहले हमको एक एम्प्टी प्लेट लेना है, वो क्लीन करके हमको वो डिजिटल वेइंग मशीन में रखना है और उसमें 100 ग्राम सैंड ऐड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड वन, कीप इन हॉट एयर ओवन फॉर ड्राइंग फॉर 1 आवर एट 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही हम वो सैंड 100 ग्राम सैंड एक प्लेट में ले लेंगे, वो प्लेट हमको हॉट एयर ओवन में रखना चाहिए और एज पर स्टैंडर्ड वो 1 घंटे के लिए रखना चाहिए, और उस ओवन का टेम्परेचर 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फोर्थ वन है आफ्टर 1 आवर रिमूव द सैंड सैंपल फ्रॉम ओवन एंड कीप इन डेसिकेटर। तो यहाँ पे क्लियरली बता रहा है कि 1 घंटे के बाद वो मॉइस्चर का प्लेट बाहर निकालना चाहिए, उसके बाद हम डेसिकेटर में रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि वो अगर बाहर रखने से एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर फिर से इसमें सैंड में ऐड हो सकता है, इसके लिए हमको डेसिकेटर में रखना ज़रूरी होता है। और डेसिकेटर का वही पर्पज़ होता है कि ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट नहीं रखता है, और डेसिकेटर में रखने से हमारा सैंड एक रूम टेम्परेचर पे कूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है अलाउ द सैंड टू कूल टू रूम टेम्परेचर। हाँ, जैसे कि मैंने बताया डेसिकेटर में रखने के बाद वो एक 15-20 मिनट के बाद रूम टेम्परेचर पे कूल हो जाएगा। उसके बाद डेसिकेटर से वो प्लेट निकालना है। नेक्स्ट वन है वे द ड्राई सैंड एंड नोट डाउन द फाइनल रीडिंग, ठीक है। ये डेसिकेटर के बाहर निकालने के बाद उसको फिर से वेइंग मशीन में रखना है और उसका फाइनल वेट नोट डाउन करना है, वो हमारा W2 वेट रहेगा। अभी क्या है
रिपीट द प्रोसीजर फ्रॉम पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 6 until we get the constant reading। तो यहाँ पे बता रहा है एक बार हम निकाल के कैलकुलेट करेंगे, वो हमको पता नहीं है कि उसमें से 100% मॉइस्चर चला गया है कि नहीं। तो इसी कारण ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 मतलब फिर से उसको वही सेम प्लेट हॉट एयर ओवन में फिर से 1 घंटे के लिए 105 से 110 डिग्री तक वो ओवन में रखना है। फिर से उसको 1 घंटे के बाद निकालने के बाद डेसिकेटर में रखना है और फिर से वो रूम टेम्परेचर कूल होने के बाद उसका फिर डिजिटल वेइंग मशीन में रख के फाइनल वेट लेना है और फिर से कैलकुलेट करना है। और जैसे हमारा एक जो मॉइस्चर सेकंड टाइम करने के बाद भी अगर फर्स्ट और सेकंड मॉइस्चर के परसेंटेज में अगर ज़्यादा डिफरेंस है, फिर वो ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। जब हमको ऑलमोस्ट नियर बाय वैल्यू मिलेगी तो वो हमारा एक कांस्टेंट वेट मिल जाएगा और वही हमारा लास्ट मॉइस्चर कंटेंट रहेगा उस सैंड में। तो अभी देखेंगे मॉइस्चर टेस्टिंग फार्मूला। मॉइस्चर टेस्ट कैसे किया जाता है, यानी कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज क्या है, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 इंटू 100। तो ये क्या है, हमारा W1 क्या है, इनिशियल वेट ऑफ अ सैंड इन ग्राम्स, और W2 क्या है, फाइनल वेट ऑफ द ड्राइड सैंड। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल के तौर से हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कंसिडर कि एम्प्टी डिश वेट, मतलब मैंने पहले ही बताया था, एक एम्प्टी प्लेट लेके इसमें रखना है और उसका वेट नोट डाउन करना है और उसके बाद उसको 0 कर देना है। उसके बाद इसमें 100 ग्राम सैंड ऐड करना चाहिए, वो थोड़ा प्लस हो सकता है। तो ये हमारा क्या रहेगा, जो एम्प्टी प्लेट का वेट है 33.11 ग्राम है, उसी प्लेट में फिर हमको 100 ग्राम ऐड करना है। ठीक है, तो ये भी रीडिंग नोट डाउन करना है। तो ये दोनों का एडिशन होना चाहिए, 33.11 प्लस 100.02, सो 133.13 ग्राम ये हमारा इनिशियल वेट रहेगा। यही प्लेट हमको इस ओवन में रखना है और 1 घंटे के बाद उसको निकाल के डेसिकेटर में रखना है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे कूल हो जाए। जैसे ही कूल हो जाएगा उसको बाहर निकाल के फिर से उसको इस वेइंग मशीन में रख के फाइनल वेट लेना है। तो हमारा फाइनल वेट ऑफ ड्राई सैंड W2 क्या हो गया, 129.91 ग्राम हो गया। तो इनिशियली हमारा इतना 133.13 था इंक्लूडिंग एम्प्टी प्लेट, तो अभी ये भी इंक्लूडिंग प्लेट है, तो 129.91 ग्राम हो गया। तो अभी देखेंगे जो W1 एंड W2 इस फार्मूला में ऐड करेंगे और कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना आता है। तो हमारा W1 क्या हो गया, 133.13 है और W2 क्या है 129.91 डिवाइडेड बाय W1। तो हमारा फिर से ये W1 नहीं आएगा, हमारा ये जो वेट है ये आएगा 100.02 ग्राम। ठीक है, इंटू 100, तो 3.21% ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट आ गया। हमको ये पता नहीं है कि उस सैंड से एक 100% मॉइस्चर इवापोरेट हो चुका है या नहीं, वो हमको पता नहीं। इसके कारण जैसे कि मैंने बताया था पॉइंट नंबर 3 टू पॉइंट नंबर 6 रिपीट करना है। तो यही प्लेट फिर से इस ओवन में रखना है 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद फिर से इस डेसिकेटर में रख के नॉर्मल टेम्परेचर पे होने के बाद इसको निकालना है, फिर से वेट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि until we get constant value we need to keep the dried sand again in hot air oven and note down the readings। ओके, तो फिर से एक एग्जांपल लेके देखेंगे। वही प्लेट हमने हॉट एयर ओवन में रख दिया और उसके बाद डेसिकेटर में रखने के बाद उसका फाइनल वेट ले लेंगे और उसका वेट रहेगा कितना है, 129.79 ग्राम।
तो फिर से हम सेम फार्मूला में एडअप करके देखेंगे कि W1 हमारा 133.13 जैसे कि जो पहले था 133.13 और अभी W2 हमारा A रहेगा 129.79, फिर से डिवाइडेड बाय W1 वो 100.02, ये हमारा मॉइस्चर का वेट रहेगा इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 3.33। तो पहले हमारा कितना आया था 3.21 आया था, अभी 3.33 आ गया। तो इसमें बहुत ही डिफरेंस है, तो इसके कारण हमको फिर से एक बार ये प्रोसीजर रिपीट करना है और देखना है कि कितना रीडिंग आता है। तो फिर से रिपीट करने के बाद 129.77 ग्राम ये हमारा वेट आ गया, तो ऑलमोस्ट ये नियर बाय आ गया। इससे सेकेंड टाइम इतना आया था 129.79, अभी आ रहा है 129.77। तो फार्मूला में हम ऐड करके देखेंगे, तो हमारा W1 रहेगा 133.13 माइनस 129.77, ये वैल्यू है डिवाइडेड बाय 100.02 इंटू 100, सो 3.35% ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो गया। तो ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट क्लोज है, तो ये हमारा फाइनल मॉइस्चर कंटेंट हो गया। तो इस प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट का कैलकुलेशन किया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इफेक्ट्स ऑफ मॉइस्चर। अगर इफ मॉइस्चर कंटेंट हाई, और क्या है सेकंड वन है इफ मॉइस्चर कंटेंट लो। एक ग्रीन सैंड मोल्ड में अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने से क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कम होने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अभी एक साइड से देखेंगे, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हमारा मोल्ड का कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो बढ़ेगी। जैसे ही मोल्ड का कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ेगी, गैसेस पास होने के लिए जगह स्पेस बहुत ही कम हो रहेगा, इसके कारण हमारी परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही परमेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, उसमें से गैस अगर पास नहीं हो गया तो स्टीम एंड गैस जनरेशन, इसमें से गैसेस फॉर्मेशन हो जाएंगे और उससे कारण गैस ट्रैप हो जाएगा, वो गैस वहाँ से मोल्ड से पास नहीं हो पाएगा और उसके कारण ब्लो होल्स एंड पिन होल्स जनरेशन, ब्लो होल्स एंड पिन होल्स कास्टिंग में आना शुरू हो जाएंगे। और मॉइस्चर ज़्यादा होने से पुअर फ्लोएबिलिटी, मतलब जो हमारा सैंड है उसके फ्लोएबिलिटी, जो सैंड फ्लो होता है उसकी एबिलिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। और जीसीएस एंड जीएसएस डिक्रीजेस, मतलब क्या है ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ और ग्रीन शियर स्ट्रेंथ ये डिक्रीज हो जाएगी, घटेगी। और नेक्स्ट वन है मॉइस्चर अगर ज़्यादा भी होने से मोल्ड का हार्डनेस कम हो जाएगा। तो अभी इस देखेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट अगर रिक्वायरमेंट से भी अगर कम होता है तो उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। अगर मॉइस्चर अगर कम हो जाएगा तो उसकी कॉम्पैक्टिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और कॉम्पैक्टिबिलिटी डिक्रीज क्यों होती है कि सैंड ग्रेन्स प्रॉपरली एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बॉन्ड नहीं हो पाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताइए इनसफिशिएंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है। और इसके कारण अगर सैंड ग्रेन्स के बीच में बहुत सी स्पेस होने के कारण परमेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इनसफिशिएंट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है तो फ्रायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हर एक सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो पाएगा, वो छूट जाएगा, तो हमारी फ्रायबिलिटी बढ़ती है। नेक्स्ट है अगर उस फ्रायबिलिटी अगर बढ़ जाती है तो मोल्ड क्रैक और ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे इंट्रिकेट शेप्स है वहाँ से मोल्ड क्रैक हो जाएगा, एजेस ब्रेक हो जाएंगे। और सैंड ग्रेन्स के बीच में अगर गैप्स होने के कारण मेटल वहाँ पे पेनिट्रेट हो जाएगा और एक सैंड फ्यूजन डिफेक्ट आना शुरू हो जाएगा कास्टिंग में। और लास्ट वन है पुअर कास्टिंग सरफेस फिनिश, कि इसकी सभी के कारण हमारा कास्टिंग का सरफेस फिनिश भी बहुत ही ख़राब हो जाएगा। तो ये है, तो मैंने आपको बता दिया कि एडिटिव्स
क्या क्या होने चाहिए, मॉइस्चर टेस्ट का प्रोसीजर क्या क्या है, मॉइस्चर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मॉइस्चर के इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर पसंद आए और आपको थोड़ा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका जो भी कमेंट है आप लिख दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।